हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग नागरिक शास्त्र की सीरीज पढ़ रहे थे। आज उसी के आगे से पिछली बार हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज 10वां क्वेश्चन है। अब एक दिन नागरिक शास्त्र और एक दिन हिस्ट्री दोनों पढ़ेंगे हम। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस है, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एनसीईआरटी सीटेट, टेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के सारी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। और दूसरा अनुच्छेद कह रहा है, अनुच्छेद 221 में भोजन, स्वास्थ्य व आजीविका का अधिकार भी शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, दूसरा कह रहा है दूसरा, तीसरा कह रहा है दोनों सही हैं, और चौथा कह रहा है कि दोनों सही नहीं हैं। आंसर आपका है कि दोनों सही हैं। हम व्याख्या देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम 1985 के मुकदमे में अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसने अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार के दायरे को अत्यंत व्यापक बना दिया। इसके अतिरिक्त आजीविका के अधिकार को भी शामिल कर लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। इसका मतलब है कि भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है, मीन्स है। और सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम, जो मुकदमा 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के द्वारा किया गया था, इसने फैसला दिया, जिसने अनुच्छेद 221 जो है आपका, उसके तहत जो हमारा जीवन का अधिकार है, जो हमारे मूल मौलिक अधिकार हैं, उनमें से जो जीवन का हमारा अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत है, उसको क्या किया और विस्तृत कर दिया, उसको और बड़ा कर दिया उस अधिकार को। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या था कि आजीविका के जो अधिकार थे उसको भी शामिल कर दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना जीने के साधनों में से बिना आजीविका, बिना कमाए कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं आपके। 11वां कह रहा है, फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज की प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस करती है। तीसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत दोषी को जुर्माने या जेल दोनों की सजा दी जाती है। इनमें सत्य कौन सा है? हम सीधे व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या हमारा कह रहा है कि ऊपर एक तो तीनों सही हैं कि फौजदारी कानून के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तो आप व्याख्या सबसे पहले देखते हैं। व्याख्या कह रही है, इसमें व्याख्या दिए नहीं है, इसमें व्याख्या ये ऊपर तो दोनों कथन सत्य हैं। एक बार हम व्याख्या करके आप देखते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत क्या होता है फौजदारी कानून के संबंध में, कि ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें अपराध, जिस कार्य को अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या, इन कार्यों को जो है कानून के अंतर्गत माना जाता है, फौजदारी कानून के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्राथमिकी FIR दर्ज होती है, जिसे पुलिस जांच करती है और उसके बाद फिर क्या करती है, उसको अदालत में भेज देती है। और तीसरा, इसके अंतर्गत दोषी को क्या होता है, जुर्माना होता है, जेल होता है, जो भी उस सजा के अंतर्गत आता है फिर दोषी को होता है। हमारा क्वेश्चन अगला है 12वां कह रहा है कि दीवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों की उल्लंघन व अवहेलना से होता है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। हम कूटना देख के सीधी व्याख्या देखते हैं कि हमारा C क्वेश्चन है, 1 और 2 दोनों सही है। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों के उल्लंघन होने से है, जिसमें जमीन के मामले, किराए व तलाक संबंधी मामले शामिल होते हैं। ऐसा होने पर न्यायालय संभावित रूप या से तुरंत मानसिक राहत प्रदान करता है, उसकी व्यवस्था करता है। कहने मतलब दीवानी कानून के संबंध में जो भी विशेषाधिकार, मतलब उसके जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का जब उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का, तो उसमें क्या है कि दीवानी में क्या जैसे आपने फौजदारी में देखा, हत्या, दहेज,
तमाम चीज़ें थी। उसी तरह से ज़मीन के संबंधित मामले, किराए, मकान के किराए संबंधित मामले या तलाक संबंधी मामले होते हैं, और जिस पे तुरंत न्यायालय तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। सबसे पहले तो वो राहत के लिए कुछ आर्थिक भुगतान करवाती है। तीसरा कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, न्यायिक समीक्षा है क्या चीज़। एक कह रहा है संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। भी कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया। सी कह रहा है कि एक प्रकार की जनहित याचिका उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या कह रही है ए, संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की जांच। न्यायिक समीक्षा में होता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायालय के ही पास होता है, और भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13, 2 और 32 व 226 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। ये अनुच्छेद की बात कर रहा है। 13, 2 और 32 और 226 ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की जाती है। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचा, जो अब संविधान ने, सभा ने जो ढांचा बनाया था, प्रारूप जो बनाया था, संविधान हमारा बना था, उसका यदि केशवा भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का उल्लंघन करता है, तो क्या होता है कि संविधान न्यायपालिका को अधिकार देता है कि उस कानून की न्यायिक समीक्षा करे और उसे उस मात्रा तक शून्य घोषित कर दे जिस मात्रा तक वो कानून का उल्लंघन करता है। कहने का मतलब कि जो जहाँ तक उसको लगता है कि न्यायिक समीक्षा के बाद कि यहाँ तक कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसको क्या करे, शून्य कर दे पूरा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य ढूंढना है। नेगेटिव क्वेश्चन है। 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। और सी कह रहा है कि भारत में जनहित याचिका लाने वाले PN भगवती थे। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। असत्य इसमें ढूंढना है, तो असत्य आपका डी है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर नहीं की जा सकती है। भारतीय समाज का ऐसा वंचित तबका, भारतीय समाज का ऐसा भाग जो वंचित रह गया है, उनको न्यायिक जटिलताओं के कारण उनको न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय से वंचित रह गए हैं। न्यायिक जटिलता मतलब न्याय प्रक्रिया जो कठिन है और उसके कारण उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति PN भगवती ने क्या किया। न्यायमूर्ति मतलब न्यायाधीश जो थे वो PN भगवती, उन्होंने 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत की। और जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। जैसे आपने जाना कि ना डी वाला क्वेश्चन गलत था, कि जनहित याचिका दोनों भी न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में भी दायर की जा सकती है, ना कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में। इसकी व्यवस्था क्यों की गई, क्योंकि जो तबका, जो हमारा क्षेत्र इससे वंचित रह जाता था, या जो लोग इससे वंचित रह जाते थे, वहाँ तक न्यायालय तक पहुँचने में या उनकी प्रक्रिया को जानने, उनकी जानकारी नहीं थी, उसके लिए एक जनहित याचिका, उनके लिए जनहित द्वारा याचिका दायर की जाती थी। और उनको जाती है, करती नहीं, जाती भी है, तो उनको क्या है, न्याय मिल जाता है। आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।